नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से संकल्प कोचिंग क्लासेस कुराबड़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फिर से इस्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का गणित का पेपर नंबर 8 लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने। जैसा कि हमें पता है कि सुबह 9 बजे ई कंटेंट सभी स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाता है और वहाँ से जिन बच्चों ने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर रखा है वो सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और अभी 10वीं क्लास वालों के गणित और सामाजिक का पेपर भी अभी तक बाकी है। तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास है सरकार का कि इस ई कंटेंट के माध्यम से इन छुट्टियों में भी बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं करना पड़ रहा है, वो वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो पेपर है, पेपर नंबर 8 को शुरू करने से पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, तत्पश्चात पेपर शुरू करते हैं। सदा शिव समारंभा तथा पाणिनि मध्यमा अस्मादचार्य पर्यंता वंदे गुरुम परंपरा। राम राम सभी को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है। ये आज का पेपर नंबर 8 है। इसमें कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और HCF 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको कल भी एक सूत्र बताया था, कल भी ऐसा सवाल था। उसमें क्या होता था सूत्र, मस इंटू लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल तो हमने यहाँ लिख दिया 525। उनका HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 5। आपको क्या ज्ञात करना है, लस ज्ञात करना है। लस ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हटाएंगे, कहाँ जाएगा 525/5 भाग दिया 105, यानी इसका लस कितना आ गया, इसका लस आ गया 105। सूत्र ये है मस इंटू लस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 1/x - 3 + 1/x - 7 बराबर 1/x - 7 + 1/x - 9 को हल कीजिए। ये सवाल है पहली प्रश्नावली वैदिक गणित का 1.4 का और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से है, जिसमें भी सूत्र नंबर 6 है। और सूत्र नंबर 6 ये कहता है कि बराबर के दोनों तरफ दो दो पक्ष होंगे और दोनों पक्ष के प्रत्येक का अंश समान होगा। प्रत्येक का अंश समान है, एक एक है। तो दोनों पक्षों के हरों का योग अगर दोनों हरों के योग के बराबर हो जाएगा, दोनों हरों का योग बराबर हो जाएगा, तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख के x का मान निकालते। तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक का अंश का मान समान है। प्रत्येक अंश का मान जब समान है तो दोस्तों देखते हैं, प्रत्येक के अंश का मान समान है, तो अंश का मान समान होने पर अपन यहाँ क्या करते हैं कि इन हर का योग करते हैं, यानी x - 3 + x - 7 का योग करते हैं। तो x और x बराबर हो गया 2x, -3 और -7 हो गया -10। फिर इधर लेते हैं x - 1 + x - 9 बराबर हो जाएगा 2x - 10। दोनों हरों का योग बराबर आ गया, तो किसी भी एक योग को किसके बराबर रख देते, किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख देते। पक्षांतर किया, ये -10 है, उधर गया तो प्लस का 10 हो जाएगा। 2x बराबर 10, x का मान निकालेंगे 10/2 बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। तो ये सवाल जो है शून्य साम्य समुच्चय विधि से है, जिसमें x बराबर आ गया 5। 2 अभ्यास पुस्तिका व 3 पेंसिलों का मूल्य 17 रुपये, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका व 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपये है। ग्राफ विधि से इस सवाल को आपको सोल्व करना है, यानी हमें ग्राफ बनाना है। तो वही सबसे पहले ऐसा सवाल हमारे पिछली बार भी आया था। तो 2 अभ्यास पुस्तिका यानी 2x, 3 पेंसिल यानी 3y, इनका मूल्य कितना हो गया 17। 3 अभ्यास पुस्तिका प्लस 4 पेंसिल, इसका मूल्य कितना हो गया 24। जब 2 समीकरण आ जाता है और 2 समीकरण को सोल्व करने का तरीका कि x और y के अलग अलग मान निकाले और फिर उसके माध्यम से ग्राफ बने। तो सबसे पहले अपन पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 17। 2x वाले को इधर ही रखा, ये हो जाएगा 17 - 3y का पक्षांतर किया, x बराबर हो जाएगा 17 - 3y/2। अब हमें क्या करना है, इसमें y का वैल्यू रखना है। y का ऐसा मान रखना ताकि कम से कम ये
मतलब पॉइंट में भी आ सकता है, कोशिश ये रहे कि आप पॉइंट में नहीं निकालें। तो सबसे पहले y का मान मैं 1 रखता हूँ, तो x बराबर 17 माइनस 3 इंटू 1/2। 17 में से 3 गया तो 14, और 14/2 किया तो 7 हो गया। 17 में से 3 गया 14, 14 में 2 का भाग दिया 7। अब अपना y का मान आगे रखते हैं। अब देखो हमने y का मान क्या रखा दोस्तों, 1 रखा, तो फिक्स है कि हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि y का मान जब अब यहाँ 1 रख दिया तो आगे क्या रखें, 2, यही दिमाग में आएगा। लेकिन बोर्ड परीक्षा में समय सबसे महत्वपूर्ण है, आपको वहाँ सोचना नहीं है कि क्या रखें। इसके लिए सीधी सी एक ट्रिक ये है कि जब आपने 1 रखा तब आपका मान आया 7, तो अगला मान रखने के लिए इस 2 को 1 में जोड़ दो। 2 को 1 में जोड़ा तो कितना हो गया, 3, तो अगला मान रखा 3। x बराबर 17 माइनस 3 इंटू 3 हो गया 2। 17 में से 9 गया 8, 2 का भाग 8 में दिया 4, यानी x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, 4। मैं यहाँ इधर साइड में छोटी सी सारणी बना रहा हूँ और सारणी में x और y के 2 मान रख रहा हूँ। y का प्रथम मान आपने 1 रखा तो x का आया 7, y का द्वितीय मान आपने 3 रखा, x का मान आया 4। कम से कम आप 2 मान निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, मैंने 2 निकाला, खूब है। अगला दूसरा समीकरण है मेरा 3x + 4y बराबर 24। वही 4y का पक्षांतर किया, 3x बराबर 24 माइनस 4y, फिर यहाँ से हमने x के गुणे में 3 हटाया तो 24 माइनस 4y/3। वही सबसे पहले y का मान रखे, y का मान मैं इसमें रखता हूँ 0, तो x का जो y हो जाएगा 24 माइनस 4 इंटू 0/3। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते तो 0 ही आता है। 4 का गुणा 0 से और फिर 3 का भाग 24 में दिया तो कितना आया, 8। फिर अगला मान क्या रखा, मैंने ट्रिक बताई कि 3 को 0 में जोड़ दो, 3 हो गया, तो y का मान रखा 3। x बराबर 24 माइनस 4 इंटू 3/3। 4 इंटू 3 12, 24 में से 12 गया तो 12, और 3 का भाग 12 में दिया तो 4 बार दिया, यानी x का मान जब आपने 3 रखा तो फिर y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया, 4। यहाँ मैंने अलग से एक सारणी बना दी और उसमें लिख दिया कि पहला मान x और दूसरा मान y का जब 0 रखा तो x का आया 8, y का जब 3 रखा तो x का आया 4। अब दोनों दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस सारणी और इस सारणी को पकड़ो, देखो दोनों सारणी में ऐसा कौन सा मान है जो समान है, 4 और 3, 4 और 3। और मैंने बताया था जब सारणी में से कोई सा भी एक मान समान मिल जाता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, जब दोनों सारणी में से कोई सा भी एक मान बराबर हो। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, इन सारी सारणी के मानों को नोट कीजिए, फिर अपन इस पर ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखते। पहले इन मानों को नोट कीजिए। जब भी आप कोई भी सवाल नोट करें तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट करें, ठीक है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक y अक्ष खींच दिया, एक x अक्ष खींच दिया, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ मूल बिंदु 0 हो गया। अब इसमें कोई माइनस का मान है नहीं, तो माइनस के मान नहीं रखने, फालतू में भीड़ नहीं करनी। प्लस के मान है तो यहाँ रख दिया 1 2 3 4 5 6, अधिकतम कहाँ तक है, 8 तक, हमने 8 तक लिख दिए, 7 और 8। फिर y के मान कहाँ तक है, y के मान है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो मान मैं लिख रहा हूँ वो एक खंड पर एक लिखना है ग्राफ पेपर में, ठीक है। अब अपन देखते हैं पहले सारणी से x का मान कितना आ रहा है, 7, और y का मान आ रहा है 1। x का मान 7 और y का मान 1 मिला दिया, x का मान 4, y का मान 3, x का मान 4 और y का मान 3 सिद्ध में मिला दिया। मिलाने पर हमने एक स्केल से लाइन खींची तो वो लाइन मेरी इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था आप स्केल से व्यवस्थित बनाएंगे तो। अगला x का मान 8 है, y का मान 0 यानी यहीं पर, x का मान 4 और y का मान 3 यहीं पर। हमने ग्राफ मिलाया, यानी ये जो लाइन आएगी वो इस तरह से,
यहाँ दोनों लाइनें कट रही है, इसका मतलब यहाँ पर बिंदु क्या होगा 4 और 3, 4 किसका हो जाएगा 4x का हो जाएगा और 3 किसका हो जाएगा 3y का हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ में दोनों लाइनें एक दूसरे को काट देती है इसका मतलब वहाँ पर प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 100 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। प्रत्येक वर्ष समान रूप से वृद्धि होती है तो प्रथम 9 वर्ष का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का सवाल है। प्रथम चौथे वर्ष में 720 टीवी का कर रहा है और अगले में 100 की जगह है 1000 टीवी सेटों का। 100 की जगह कितना है 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो प्रत्येक वर्ष समान रूप से वृद्धि होती है। हमें बताना है प्रथम 9 वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ। ठीक है, तो इस सवाल को जब भी हमें करते हैं कुल उत्पादन निकालना, यानी कुल का मतलब क्या निकालना, हमें कुल का मतलब SN निकालना है और SN का मतलब होता है योग। तो सबसे पहले हमें प्रथम चौथे वर्ष में जो दे रखा है A4 का मतलब A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 720। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A प्लस 3D बराबर 720, समीकरण नंबर 1। अगले छठे वर्ष में यानी A6 बराबर A प्लस 6-1 इंटू डी बराबर कितना है 1080। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस 5D बराबर 1080, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करके हम A और D का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 और यह लिख दिया मैंने समीकरण 2, इससे अपन निकाल देते हैं A और D का मान। अब यहाँ पर दोनों मान समान है तो मैंने नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर दिए। प्लस A से माइनस A कट गया, -5 में से 3 गया तो -2D बराबर -360। इस माइनस से माइनस कट गया, D का वैल्यू आ गया 180। D का वैल्यू कितना आ गया 180। इस D के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो अपन किसी भी रखते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं D का मान। तो A प्लस 3 इंटू 180 बराबर 720। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, यानी ये हो जाएगा 540 बराबर 720। तो A बराबर हो जाएगा 720 माइनस 540 यानी 0। यही लिख देता हूँ 720 माइनस 540, 12 0 12 में 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, यानी A का मान भी कितना आया 180 और D का मान भी कितना आया। इसने कहा प्रथम 9 वर्ष का कुल उत्पादन निकालना है तो SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। कुल 9 वर्षों का तो n का मान कितना हो गया 9 हो गया बटे 2। A का मान कितना आया 180 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना है 180। 180 का डबल किया 360, 9 में से 1 घटाया और 180 में 9 बटे 2 ये हो गया 360 प्लस 8, 9 में से 1 गया 8, 18 8 144 यानी 1440। 1440 में 360 जोड़ेंगे तो 0 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, यानी ये हो जाएगा 9/2 इंटू 1800। 2 का भाग 1800 में दिया, 900 का गुणा 9 से किया यानी 8100, यानी कुल 9 वर्ष का जो कुल उत्पादन होगा वो कितना हो जाएगा 9 वर्ष का कुल उत्पादन हो जाएगा 8100। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जब भी आप सवाल यहाँ मैं समझाऊँ बोर्ड पर, उस समय आप सिर्फ पहले बोर्ड पर ही देखें, उसको सवाल को सही समझें। समझने के बाद जब भी आपको सवाल नोट करना है वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप सवाल को कॉपी में उतारिए। अब देखते हैं नेक्स्ट 5वां सवाल। 5वां सवाल साइन 50 कोसेक 40 का मान ज्ञात कीजिए। 7.2 का सवाल है। दोस्तों अगर ये सवाल आता है तो हम इसको करेंगे पूरक कोण मेथड से, ठीक है।
पूरक कोण मेथड से करेंगे तो एक कोण को बदलेंगे, अपने आप दूसरा कोण आ जाएगा। अगर गुणा हो रहा होगा तो काट देंगे, गुणा कर लेंगे, भाग हो रहा होगा तो भाग दे देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। अब साइन 50 का पूरक कोण होता है, साइन 50 को अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और कोजेक की बात करें तो कोजेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, कोजेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये कोजेक का पूरक कोण हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं अपन कोजेक का पूरक कोण जो होता है, साइन का कोस होता है, टेन का कोट होता है और कोजेक का सेक होता है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों पूरक कोण के माध्यम से किसी भी एक को चेंज करते, चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें। इसको चेंज करते हैं साइन वाले को, तो यहाँ लिखा साइन 90 माइनस 40। अब आप 90 में से 40 घटाओ, कितना आता है? 90 में से 40 घटाया तो 50। क्या इस साइन 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 40, यानी मुझे इसके मान में अंतर, 90 माइनस, एक मिनट, साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा हाँ साइन 90 माइनस थीटा यानी 40, तो 90 में से 40 गया तो हो गया 50। अब ये बताओ मुझे, इस साइन 50 को मैं 90 में से अगर 40 घटाऊँ तो 50 लिखता हूँ, तो साइन 90 माइनस 40 बराबर हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इंटू इसको चेंज नहीं करते, तो इसको ऐसा ही लिख देते कोजेक 40। साइन 90 माइनस 40 को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 40 इंटू कोजेक 40। ठीक है, अब यहाँ न तो कट रहा है कुछ भी नहीं, ये कोस है, ये कोस है। क्या इस कोजेक को आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल। कोजेक किसका उल्टा होता है? कोजेक उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा का, यानी साइन 40। कोस 40 अपॉन साइन 40, कोस 40 अपॉन साइन 40 बराबर कितना हो गया, tan 40। दोस्तों ये जो सवाल है वो इस पेपर में आया, इस्माइल प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 8 में, कि साइन 50 और कोस 40 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात किया, कितना आया, tan। लेकिन दोस्तों यही सवाल सन 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया और इस साइन की जगह था कोस, साइन 50 की जगह था कोस 50। और जब अपन इसको सवाल करेंगे तब आपके यही सूत्र लगेगा, यानी अपन इसमें अगर सूत्र लगाए कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये पूरक कोण होता है। तो इस कोस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 50 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 40, 90 में से 40 घटाओ 50, यानी कोस 50 की जगह अपन कोस 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, इंटू कोजेक 40, जहाँ है वहीं लिख दीजिए। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना 40 इंटू कोजेक 40। अब यहाँ देखो साइन 40 कोजेक 40 आ गया। साइन 40 किसका विपरीत होता है, कोजेक 40 किसका विपरीत होता है, साइन 40 का, यानी कोजेक का उल्टा होता है साइन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 40 इंटू 1 अपॉन साइन 40। साइन 40 से साइन 40 कट गया, बचा कितना, 1। तो जब सवाल आपके इस टाइप का है तो उत्तर आएगा 1, सवाल आपका यहाँ है तो उत्तर आएगा tan 40। तो मैंने दोनों क्लियर कर दिया। आपके जो सेकंड सवाल बताया वो सन 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आया। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोज ए, ये आपको प्रूफ करना है। सवाल नंबर 6 जो है 7.1 का है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सी, ये है कि कोस ए अपॉन यहाँ लिख दिया 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन यहाँ लिख दिया 1 माइनस कोट ए। हमारा उत्तर किस में आ रहा है, साइन और कोस। तो या इस लेफ्ट साइड में जो भी मान दे रखे, अनुपात दे रखे, उन सब अनुपात को साइन और कोस में बदलो, यानी ये कोस में ये साइन में, तो इसको टेन को साइन कोस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस इधर करेंगे ये हो जाएगा साइन ए अपॉन
1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे लघुत्तम लिया कोस ए आया, यानी ये हो जाएगा कोस ए अपॉन नीचे आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा कोस ए, प्लस इधर नीचे लघुत्तम आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, तो ऊपर तो साइन ए है ही है, इधर आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब दोस्तों यहाँ देखो पहले पद का गुणा होता है चौथे से, तो कोस का गुणा कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे जो बच गया वो बच गया कोस ए माइनस साइन ए, प्लस चौथे का पहले से होता है साइन का गुणा साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। फिर से दो भिन्न संख्या बन गई, और दो भिन्न संख्या के बीच में जब भी प्लस और माइनस होता है तो लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम किसका लेते हैं हर का, लेकिन लघुत्तम हर का लेने से पहले दोस्तों यहाँ देखो ये है कोस ए माइनस साइन ए और ये है साइन ए माइनस कोस ए। या तो आप इसको इसके जैसा बनाओ या फिर इसको इसके जैसा बनाओ। अपन क्या करते हैं इसको साइन ए माइनस कोस ए को इसके जैसा बनाते हैं, और इसके जैसा बनाने के लिए मैं इस पूरे के साथ अगर माइनस का गुणा कर देता हूँ, माइनस का गुणा करता हूँ तो माइनस और प्लस माइनस माइनस साइन है और माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस कोस से माइनस साइन हो जाएगा, और इस माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो। तो मैंने क्या किया पहला जो पद है कोस स्क्वायर ए तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोस ए माइनस साइन ए लिख दिया। इस पूरे पद में से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का गुणा प्लस से क्या माइनस हो गया। साइन स्क्वायर ए जो है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, और ये जो माइनस प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का कोस ए जो हो जाएगा प्लस का, प्लस कोस ए माइनस साइन ए। अब देखो दोनों मान एक जैसे हो गए, जब भी मान एक जैसे हो गए लघुत्तम क्या आएगा जो हर में है वही के कोस ए माइनस साइन ए। इस पूरे से ये पूरा कट गया, इस पूरे से तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो अपन इसकी जगह पूरे की जगह एक रख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना क्योंकि हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, और बच्चा यही गलती करता है सबसे छोटी से छोटी गलती कि वो उसे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो याद रखता है, उसको याद रहता है, वो गलती वही करता है। यहाँ माइनस वो ये नहीं दिखता या माइनस या प्लस, वो तो ये दिखता है इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर लगा दो 1, वही गलती करता है क्योंकि माइनस में ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है। जब माइनस में यहाँ सूत्र नहीं होता है तो हमारा आंसर तो ये आ रहा है। आंसर लाने के लिए एक तरीका देखो, यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। तो मैंने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया, अपॉन नीचे क्या लिख दिया मैंने कोस ए माइनस साइन ए। इस कोस ए से माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन कट गया, बच क्या गया मेरे पास, बच गया कोस ए प्लस साइन। क्या यही आंसर है? यही आंसर, चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे इसको ऐसा लिखो कि साइन ए प्लस कोस ए बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर था। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 6, इसको आराम से समझिए फिर उतारिए, वीडियो को पॉज करने के बाद उतारना। एक मीनार के आधार से 9 मीटर व 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो इसमें प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 8 आया है, वो पेपर नंबर 8 जो है वो सन 2008 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितने भी पेपर मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो भी प्रश्न आए, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सारे प्रश्न 2008 के अंदर आए हुए ही प्रश्न है अभी तक तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से
यानी ये हो गई मेरी मीनार। मीनार के आधार से 9 मीटर, ये 9 मीटर वह 25 मीटर दूरी पर, यानी यहीं से, ये तो 9 मीटर हो गई और यहीं से 25 मीटर, यानी यहाँ से लेकर आप, ये हो जाएगी आपकी 25 मीटर पर स्थित दो बिंदु, एक तो 9 मीटर पर है, एक 25 मीटर पर है। दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर, मीनार का शिखर के उन्नयन कोण यहाँ पर बनने वाला और यहाँ पर बनने वाला परस्पर पूरक है। और पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? पूरक कोण की परिभाषा होती है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो ये थीटा कोण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये H हो जाएगी। ये A, B, C और D, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे। पहला बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है ACD और तीसरा बन रहा है ABD। लेकिन ये हमारे समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में उसी त्रिभुज को काम में लेते हैं जिस त्रिभुज की कर्ण, आधार और लंब भुजा हो। यानी ABC त्रिभुज के अंदर लंब है, आधार है, कर्ण। ABD के अंदर लंब है, आधार है, कर्ण। लेकिन ACD के अंदर कर्ण है, आधार है, लंब नहीं है, तिरछी लाइन है, और लंब हमेशा स्ट्रेट। तो सबसे पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC लंब और आधार दे रखा है, और लंब और आधार किसका होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का वैल्यू दे रखा है tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब हो गया H, आधार हो गया 9। tan 90 माइनस थीटा पूरक कोण है, कोट थीटा बराबर H अपॉन 9, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में बात करते हैं तो लंब बटे आधार फिर से दे रखा है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का वैल्यू इस बार कितना है? थीटा का वैल्यू इस बार थीटा ही है, बराबर लंब है H, आधार कितना है? 25। tan थीटा बराबर हो गया H अपॉन 25, समीकरण नंबर 2। अब हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो H की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? कोट थीटा इंटू क्या है? tan थीटा बराबर इधर क्या है? H बटे 9 इंटू H बटे 25। अब tan थीटा इंटू कोट थीटा का गुणा क्या, यानी ये हो जाएगा कोट थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा बराबर H का गुणा H से क्या? H स्क्वायर। 25 का गुणा 9 से क्या? 25 9 225। ये कट गया, सॉरी tan थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा, कट गया, इधर बच गया 1 बराबर H स्क्वायर अपॉन 225। H स्क्वायर बराबर 225, तो इसको लिख सकते हैं H बराबर अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 किसका होता है? 15 का वर्ग जो होता है वो होता है 225। तो 15 मीटर उस मीनार की क्या आ जाएगी? मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 15 मीटर। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF एक G बिंदु से गुजरती है। AD बराबर 9 सेंटीमीटर, GE बराबर 4.2 सेंटीमीटर व GC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो AG, BE व FG की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाते दोस्तों, देखो त्रिभुज बना दिया मैंने A, B और C। ये A त्रिभुज, ये B त्रिभुज और ये C त्रिभुज, और इसने ये कहा कि इससे माध्यिका गुजरती है। नहीं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उसके शीर्ष से निकलती है। ये शीर्ष से निकल गई और ये जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसको G कहते हैं। ये हो गया A, B, C, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित होती है, यानी 2 वाला जो भाग है वो शीर्ष का होता है, यानी शीर्ष से जो लाइन निकलती है वो 2 का अनुपात, और ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और 1। अब हमें AG, BE और FG की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि हम जानते हैं AG अपॉन GD, यानी ये
AG और GD क्या होता है 2/1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ GD/AG बराबर 1/2। इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद मैं GD/AG प्लस 1 इधर भी कर देता हूँ, 1/2 प्लस 1 इधर भी कर दिया। 1/2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3/2, और यहाँ लघुत्तम लेंगे AG लघुत्तम आया, AG का भाग AG यानी GD प्लस AG। ये करने से दोस्तों हमारे को क्या होगा AG की लंबाई हमारे निकल जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया GD प्लस AG। अब यहाँ देखो GD प्लस AG, अगर मैं कह देता हूँ कि ये लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 अलग अलग भागों में, ये 3 और ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, तो पूरी कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक इसी प्रकार कि GD प्लस AG बराबर GD प्लस AG, GD प्लस AG को अपन क्या लिख सकते हैं पूरा AD लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने AD/AG बराबर 3/2। अब हमारे पास AD का मान दे रखा है, कितना दे रखा है AD का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9/AG बराबर 3/2, 9 × 2 और 3, ये हो जाएगा 9 × 2/3 यानी कितना आ जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा AG। तो AG का मान या तो आप इसको ऐसा लिख लें, इसको ऐसा लिख लेते हैं AG बराबर 9 × 2/3 बराबर हो जाए 9 × 3 = 6, यानी ये हो जाए 6 सेमी, यानी AG की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेमी। ठीक इसी प्रकार अब हमें निकालना है B कहाँ बन रहा है, B यहाँ बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि BG/BE बराबर 2/1 लिख सकते हैं। इधर भी एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो, तो मैंने इधर जोड़ दिया 1, BG यहीं लिख देता हूँ आगे कि BG/BE प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1, यानी 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया इधर 3, और इधर हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा BG+BE/BE बराबर 3। अब ये देखो ये हो जाएगा 1 मिनट इसको अपन लिख सकते हैं BG/GE, यहाँ लिखना है मुझे GE और यहाँ पर भी लिखना है GE, ठीक है। अब यहाँ देखो कि BG और GE को अपन क्या लिख सकते हैं BE लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया BE/GE बराबर 3। GE की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4.2, तो ये हो जाएगा BE बराबर 3 × 4.2 यानी ये हो जाएगा 12.6 सेमी। तो BE का मान कितना आ गया 12.6 सेमी। अब हमें निकालना FG कहाँ है यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं अपन CG/GF बराबर 2/1 या फिर CG/GF। अब हमारे को क्या निकालना FG यानी ये वैल्यू निकालनी, तो मैं गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका CG बराबर 2 × FG, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को FG का ही मान निकालना है, तो FG को तो इधर लिखते हैं, लेकिन GC का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 बराबर 2 × FG, 2 का भाग इधर दिया, तो ये हो जाएगा FG बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास AG का वैल्यू कितना आई 6 सेंटीमीटर, BE की वैल्यू कितनी आई 12.6 सेंटीमीटर, और FG की वैल्यू कितनी आई, FG की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है। ये सवाल पहले भी आ गया था, सिद्ध करना है कि AOB व ACB समपूरक है।
चित्र ऐसा है, पेपर नंबर 6 या पेपर नंबर 7 का ही सवाल है, आई थिंक पेपर नंबर 6 का है। एक त्रिवृत्त दे रखा है, इसकी स्पर्श रेखा है, इसमें सी ए और सी बी स्पर्श रेखा है। सीधा हमें ये करना है कि ए ओ बी व ए सी बी क्या है, समपूरक। समपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। सिद्ध करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं अपन सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना है। अब हमारे पास 1 2 3 और 4 कोण बन रहे, इसका मतलब चतुर्भुज। और चारों कोण क्या है, कोण देखो चार कोण में से 2 कोण तो ये रहे, ए ओ बी प्लस ए सी बी, यही होगा ए ओ बी ए सी बी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लाइन डालता हूँ तो एक कोण ये रहा ओ बी सी, कोण ओ बी सी प्लस एक हो जाएगा ओ ए सी, कोण ओ ए सी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और ओ बी सी और ओ ए सी बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी प्लस 90 बराबर 360। 90 90 180, उधर तरफ पक्षांतर किया तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, या समपूरक कोण होते हैं। 1 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। यानी मोटाई का मतलब हो गया तार का हमें व्यास ज्ञात करना। अब ये कह रहा है इसमें कि 1 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है। यानी यहाँ पर 2 चीज़ दे रखी है। तो पहला हमें तांबे की एक छड़ दे रखी है, पहले तांबे की छड़ के लिए त्रिज्या मुझे दे रखी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो 2 ऊंचाई हो गया, लंबाई का मतलब ऊंचाई क्या 2 सेंटीमीटर दे रखी। तो तार का आयतन या छड़ का आयतन कुछ भी लिख सकते हैं। तार का आयतन कहो, छड़ का आयतन कहो। और छड़ किसके समान होती है, बेलन के समान होती है। यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई, आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, एच का मान कितना, ये हो जाएगा 2 पाई सेमी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा ये कह रहा है कि एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला। यानी तार की, इसके लिए तार का आयतन हो जाएगा, छड़ को किस में बदल रहे, तार में बदल रहे। इसका मतलब इसका आयतन भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसके लिए त्रिज्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, पाई आर की जगह आर, और एच का मतलब 18 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1800, या इसको यूँ लिख सकते हैं 1800 पाई आर स्क्वायर सेमी। समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमारे पास पता है कि तार की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, अब इन दोनों आयतन को बराबर कर देते हैं तो 2 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर 1800। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इधर बच गया 2 बराबर आर स्क्वायर 1800। यानी आर स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ 2/1800, और 2/1800 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/900, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 का भाग 18 में दिया 900 बार। आर स्क्वायर बराबर 1/900, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/30 सेमी। ठीक है, इसने पूछा तार की मोटाई। जब तार की त्रिज्या 1/30 है तो तार की मोटाई, और तार की जो मोटाई है वही तार का क्या है, व्यास। तार की मोटाई बराबर तार का व्यास। जो तार की मोटाई है वही तार का व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल। यानी ये हो जाएगा 2 × 1/30 बराबर 1/15 सेमी। यानी जो तार की मोटाई है वो तार की मोटाई कितनी हो जाएगी, तार की मोटाई हो जाएगी 1/15 सेमी।
आप सभी का आज के इस प्रोजेक्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर नंबर 8 में कि आप सभी ने इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आए उन सभी को ध्यान से देखा, समझा। दोस्तों, आज का जो पेपर है सन 2018 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही पेपर है, तो आप पुराने पेपर का अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम।